एंट्रीज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। आज जिन विशिष्ट एंट्रीज पर आपसे डिस्कस करना है वे मुख्य रूप से 4 रहेंगी, जिनमें हम देखेंगे चेक संबंधी लेन देन पर हम किस तरह की प्रविष्टि करते हैं। दूसरा, चेक का अगर अनादरण हो जाए तो उसके साथ क्या जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं। कभी कभी हमें बिजनेस में जीवित स्टॉक को भी एडजस्ट करना पड़ता है और साथ साथ संपत्तियां जब हम क्रय करते हैं उसमें कुछ व्यय भी करने पड़ते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिन पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे, जिनमें पहला टॉपिक है आपका चेक संबंधी लेन देन। चेक, इसको हिंदी में धनादेश बोला जाता है। चेक की हिंदी होती है धनादेश, धन का आदेश। वर्तमान समय में जो व्यावसायिक एक्टिविटीज हैं उनमें मैक्सिमम बिजनेस ने अपने आप को कैश फ्री कर रखा है, कैश लेस कर रखा है अगर आप कहें तो। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैक्सिमम जो व्यवसाय हैं अब अगर उन्हें किसी से पेमेंट मिलना है तो वे चेक से पेमेंट लेते हैं, और अगर किसी को पेमेंट करना है तो चेक से ही पेमेंट करना चाहते हैं। इसके पीछे का जो सबसे बेस्ट पॉइंट अगर कहें तो वे 2 हैं। पहला तो लेन देन में पारदर्शिता होती है, छल कपट के कोई चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा, लेन देन करना आसान हो जाता है। चेक के माध्यम से धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना भी आसान होता है और चेक के माध्यम से लेन देन करना भी आसान हो जाता है। तो 2 उद्देश्यों की पूर्ति होती है, एक तो छल कपट की चांसेस नहीं रह जाते हैं, दूसरा लेन देन आसान हो जाता है। तो इन्हीं 2 कारणों से वर्तमान परिवेश में लगभग सभी व्यापारी अपने लेन देन को चेक के माध्यम से ही करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जब चेक के माध्यम से लेन देन किया जा रहा है तो 2 बातें होंगी, या तो आपको चेक मिलेगा, मीन्स आप चेक को रिसीव करेंगे, या फिर आप चेक को किसी को क्या करेंगे, इशू करेंगे। मीन्स चेक को प्राप्त करना और चेक को निर्गत करना, ये 2 ही कार्य यहाँ पर बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी को उधार माल बेचा है तो अपने उस बेचे गए माल की जो कीमत है हम उसे चेक से लेना चाहेंगे, तो वह व्यक्ति चेक निर्गमित करेगा और वो चेक हमें मिलेगा। दूसरी बात है, अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा है, कोई सर्विस ली है और हमें उसे पे करना है, तो पे करने के लिए हम अपने यहाँ से चेक को निर्गमित करते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में चेक संबंधी लेन देन क्या किए जाएंगे, इसे ही समझना है। तो देखिए, चेक प्राप्त होने पर यहाँ पे जब हम किसी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं और वहां पर हम चेक प्राप्त करते हैं तो वहां पे 2 स्थितियां बनती हैं, और जो सैद्धांतिक पहलू है जिसमें हमें जनरल एंट्री करनी होती है उसमें 2 स्थितियां बनती हैं। एक तो हमें चेक मिल रहा है तो उसे चेक हम क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, चेक को रखना। और दूसरी स्थिति क्या बनती है, तुरंत बैंक में जमा करना। ये 2 स्थितियां बनती हैं। जब भी हमें चेक मिलता है तो वहां पर हमें 2 बातों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहली बात तो यह है कि वो चेक जो हमें मिल रहा है उसे हम अपने पास रख ले रहे हैं, और आज के बाद दूसरे दिन, कल परसों नरसों, मीन्स जब हमें समय लगता है तब हम उस चेक को अपनी बैंक में जमा करेंगे, जिससे उस व्यक्ति के खाते से पैसा हमारे खाते में आ सके। तो पहली सिचुएशन ये है कि चेक को हम रिसीव कर लें और दूसरे दिन उस चेक को हम बैंक में जमा करें। दूसरी स्थिति ये है कि हमें चेक मिले और हम उस चेक को तुरंत बैंक में जमा कर दें। 2 स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों के लिए अलग अलग जनरल प्रविष्टि करनी होती है। उसके पीछे
कॉन्सेप्ट क्या है, पहली स्थिति में तो क्या है कि जैसे ही चेक हमें मिलता है तो उस चेक को हम, अगर चेक हमें मिल रहा है और उस चेक की राशि को हम अपने पास, उस चेक को अपने पास रख ले रहे हैं, इस उद्देश्य से चेक रख ले रहे हैं कि इसे हम बाद में अपने खाते में लगाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इस जो चेक को हमें मिल रहा है, चेक को हम रख ले रहे हैं, उसको हम कैश जैसा ट्रीट करते हैं। मींस इससे जो हमारा प्रभावित होने वाला खाता होगा वो क्या, कौन सा खाता प्रभावित होगा, कैश, क्योंकि ऐसे चेक को हम कैश मान लेते हैं। और दूसरा जो चेक है उस चेक को हम पाते ही बैंक में जमा कर देते हैं, तो उस चेक से जो प्रभावित होने वाला दूसरा मतलब खाता होता है, हमारे यहाँ जो प्रभावित होने वाला खाता है वो होता है बैंक अकाउंट। ठीक है, देखिए दोनों ही चेक की राशि बैंक में जमा होगी, लेकिन जो चेक हमें मिल रहा है और उसे हम अपने पास रख ले रहे हैं इन फ्यूचर उसे बैंक में जमा करने के लिए, उसे हम मान लेते हैं कैश, क्योंकि चेक का एक नेचर ये भी होता है कि उस चेक को हम बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत करें और बैंक हमें उसके बदले तुरंत कैश दे देता है। मींस इस चेक की राशि से, जो चेक हमें मिल रहा है, जो हमने रखा है, इस चेक की राशि तुरंत कैश भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कैश अकाउंट, इसको कैश के रूप में मानते हैं और कैश अकाउंट में इसकी एंट्री करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें चेक मिला और हमने उसे बैंक में जमा कर दिया तो ये सुनिश्चित हो गया कि उस चेक की राशि हमारे बैंक खाते में जमा होगी। मींस पहली सिचुएशन में हम उस चेक को, अगर चेक हमें मिल रहा है और उसे हमें अपने पास रखना है कुछ दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो उस चेक को हम कैश अकाउंट मानेंगे, और अगर हमें उसे तुरंत बैंक जमा करना है उसे हम बैंक अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे। तो सिचुएशन नंबर 1 में यदि चेक रखना हो, ठीक है, यदि चेक मिल रहा हो ना, यहां लिख सकते हैं हम चेक मिलना, ठीक है ना, और अपने पास रखना। यहां पे ध्यान देना, जब भी हमें चेक मिलेगा, अगर उस मिलने के साथ साथ हमको यह नहीं कहा गया कि तुरंत उस चेक को बैंक में जमा किया गया, तो हमें यह मान लेना पड़ेगा कि हमें चेक मिला है और हम उस चेक को बैंक में जमा नहीं किए हैं, हमें उसे एज ए कैश ट्रीट करना पड़ेगा। तो एज ए कैश ट्रीट करेंगे तो एक खाता तो हमारे कैश हो गया, लेकिन जो दूसरा पक्ष होगा, जो हमें देने वाला पैसा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटर, जिस व्यक्ति से हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो 2 खाते प्रभावित होंगे, एक तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा और दूसरा डेटर अकाउंट प्रभावित होगा। तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के थ्रू कैश में पैसा आ रहा है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। डेटर पर्सनल अकाउंट है, ये पैसे को भुगतान करने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंट्री आपकी बनेगी वो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है, बीइंग चेक रिसीव्ड, बीइंग check received from debtor rupees, जितनी भी राशि का वो चेक होगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है कि चेक मिलना, चेक मिलना तुरंत बैंक में जमा करना, तुरंत बैंक में जमा करना। इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे भी 2 खाते प्रभावित हुए हैं। पहला तो चेक हमारा मिल रहा है और वो चेक बैंक में जा रहा है, तो एक तो प्रभावित होने वाला खाता होगा बैंक अकाउंट, और दूसरा जिसने उस चेक को दिया है, दूसरा खाता हमारा प्रभावित हो जाएगा डेटर अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखें तो दोनों ही पर्सनल अकाउंट हो जा रहे हैं, बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट हो जा रहा है और डेटर अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट हो जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पाने वाला ऋणी, देने वाला धनी। तो यहाँ पे बैंक के पास पैसा पहुंच रहा है, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और डेटर देने वाला है, बैंक हो जाएगा, सॉरी डेटर हो जाएगा क्रेडिट। और जो जनरल एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग received check
डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज, जितने का ये चेक आपका होगा उस अमाउंट के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरी एंट्री इसके साथ भी बन जाती है, वो पहले वाले के सिचुएशन में, मींस हमें चेक मिला था, हमने उस चेक को अपने पास रख लिया, अब इस चेक को हम क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर दे रहे हैं। हमारी इच्छा हुई कि हम इस चेक को बैंक में जमा कर दें और इस चेक की राशि हमारे खाते में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो प्रभावित होने वाले खाते होंगे उसमें दो खाते प्रभावित हो जाएंगे। पहला खाता तो प्रभावित हो जाएगा जो हमारे पास चेक आया है उस चेक को हमने कैश मान रखा है, तो पहला प्रभावित होने वाला खाता क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। और दूसरा प्रभावित होने वाला खाता हो जाएगा बैंक, क्योंकि उस चेक की राशि को हम बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, मींस हमें चेक मिला, उस चेक को हमने अपने पास रखा, जब चेक हमने रखा तो उसे हमने कैश माना और कैश मानने के बाद हमने एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर अब अगली बात यह है कि हम उस चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं, तो जब बैंक में जमा कर रहे हैं तो चेक जब हमें मिला तो हमने उसको कैश मान रखा था, कैश अकाउंट में हमने उसकी एंट्री कर रखी है, तो प्रभावित होने वाला एक खाता हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट और दूसरा प्रभावित होने वाला खाता हमारा हो जाएगा बैंक, क्योंकि वो चेक किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। अब इसका जब हम खाता लगा के चेक करें तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट में ये कैश जो रियल अकाउंट हमने मान रखा है और ये हमारे पास से जा रहा है। कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया और ये जा रहा है, तो रियल अकाउंट बोलता है व्यवसाय से जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा बैंक पर्सनल अकाउंट है और ये पैसा पा रहा है, पर्सनल अकाउंट बोलता है पाने वाले को रेडी करते हैं, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो एंट्री हो जाएगी उसके लिए हम लिखेंगे प्राप्त चेक बैंक में जमा करने पर, जो भी चेक हमें मिल रहा है उस चेक को हमने अपने पास रखा और रखने के बाद उस चेक को हम क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक पाने वाला हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, और चेक आपने कैश मान रखा है तो टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज डॉट डॉट डॉट। ये नरेशन आपको मैच कर रहा होगा, लेकिन दोनों ही बातें एक जैसी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें एक ये तीन चीजें तो हो गई चेक संबंधी लेन देन की, कि हमें चेक मिला और हमने उस चेक को अपने पास रखा, उसके बाद बैंक में जमा किया, या चेक मिला और हमने उस चेक को बैंक में तुरंत जमा कर दिया। तो तीन सिचुएशन आपने देखी और तीनों सिचुएशन पे हम ये जनरल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो चेक हमें मिला उस चेक को चाहे हमने उसको तुरंत बैंक में जमा कर दिया या उस चेक को हमने कुछ दिन के बाद बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया उसे, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो चेक डिसऑनर हो जा रहा है। डिसऑनर मतलब अनादरण हो जा रहा है। अनादरण मींस उस चेक का आदर नहीं हो रहा है। आदर नहीं होने का मतलब क्या है कि किसी भी कारण से उस चेक की धनराशि उस व्यक्ति के बैंक ने पेमेंट नहीं किया जिस व्यक्ति ने हमें पेमेंट किया था। मींस जिस व्यक्ति से हमें पेमेंट मिलना था, जिस व्यक्ति ने हमें चेक काट के दिया है, उसकी बैंक ने इस चेक की धनराशि को भुगतान करने से मना कर दिया। मना करने के पीछे भी ढेर सारे कारण हो सकते हैं, या तो चेक कटा हो, फटा हो, या चेक की जो अमाउंट है उस पे पानी वगैरह पड़ गया हो, वो अमाउंट वॉश हो गया हो, क्लियर ना हो रहा हो, या चेक के अमाउंट में कुछ छेड़छाड़ की गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने चेक काट के दिया है उसके खाते में पैसे ही ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो चेक आपको मिला है वो चेक एक्सपायर कर गया हो, उसकी डेट एक्सपायर कर गई हो। एक कारण और हो सकता है आपके चेक के डिसऑनर होने का, वो ये है कि साइन मैच न करना। जिस व्यक्ति ने चेक को साइन करके दिया है और बैंक ने जब उसको चेक किया तो उसकी साइन टैली नहीं कर रही है। तो इस तरह से कोई सा भी एक कारण इसके साथ अप्लाई हो सकता है जिसके कारण उस चेक की राशि
को निर्गत बैंक पेमेंट नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चाहे हमने चेक को इस मोड पे बैंक में जमा किया हो या चेक को हमने इस मोड पे बैंक में जमा किया हो, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमें पेमेंट नहीं मिलती है, चेक डिसऑनर कर रहा है, अनादरण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिस व्यक्ति ने चेक काटा था हमने उसको पहले क्रेडिट कर रखा है। देखिए यहाँ पे आपने डेटर को क्रेडिट कर रखा है और आपने इस सिचुएशन में भी डेटर को क्रेडिट कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन जब चेक डिसऑनर होगा तो हम डेटर को डेबिट करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि जिसे हमने डेबिट कर रखा था उसे हमें क्रेडिट करना होगा। तो आप देखें बैंक में हमने जमा किया था तो यहाँ पे बैंक क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे भी बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बैंक डेबिट हुआ था, बैंक क्रेडिट होगा। मींस जब चेक का डिसऑनर होगा तो हम उसी प्रविष्टि को उलट देंगे जिस प्रविष्टि के द्वारा हमने चेक को बैंक में जमा किया था। तो आप देखें यहाँ पे जब आपने बैंक में चेक जमा किया है तो आपने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। लेकिन इस वाले में आपने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर डेटर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये चेक डेटर का था। अब ये चेक डेटर को वापस हो रहा है और चेक कहाँ पहुंच चुका है, बैंक के पास पहुंच चुका है। मींस यहाँ पे भी संबंध अब डेटर का और बैंक का बन जा रहा है, ठीक है ना। मींस चेक को देने वाला डेटर था और चेक पाने वाला बैंक है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही स्थितियों में जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो डिसऑनर होने पर जो सिचुएशन बनेगी उस सिचुएशन का संबंध बनेगा बैंक का संबंध बनेगा बैंक अकाउंट का और सीधा सीधा संबंध बनेगा डेटर अकाउंट का। और ऐसी स्थिति में बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और डेटर भी पर्सनल अकाउंट होगा। तो जो चेक होगा क्या, वो डेटर के पास मींस चेक के इशू करने वाले के पास चेक वापस चला जाएगा। तो चेक देने वाला बैंक हो गया और चेक वापस पाने वाला डेटर हो गया। तो दोनों ही पर्सनल अकाउंट हैं, पाने वाले को क्या करेंगे डेबिट और देने वाले को क्या करेंगे क्रेडिट। ऐसी स्थिति में जब निर्गत किया हुआ चेक अनादरित हो जाए, ठीक है। चौथी सिचुएशन आपकी बन जाएगी निर्गत चेक अनादरित होने पर, डिसऑनर अनादरित होने पर। जब निर्गत हुआ चेक अनादरित हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो एंट्री हो जाएगी उस एंट्री में डेटर आपका डेबिट हो जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। नरेशन इसका बन जाएगा बीइंग चेक डिसऑनर्ड रुपीस जितने का चेक होगा और चूंकि वो चेक डिसऑनर हो चुका है तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग चेक डिसऑनर्ड रुपीस इतने का चेक आपका डिसऑनर हो चुका है। यहाँ पे चेक से संबंधित लेन देन में एक चीज और आपको मिलती है, उस चीज की हम बात करें तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि सपोज दैट हमें किसी से चेक मिला, ठीक है, और ये सिचुएशन हम पहले देख चुके हैं। सपोज दैट हमें किसी से 1000 रुपया मिलना था, ठीक है, 1000 मिलना था, लेकिन उसने हमें क्या किया 950 रुपए पेमेंट करके हिसाब को फाइनल कर लिया। तो यहाँ पे 50 रुपए एज ए डिस्काउंट आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री हमें करनी पड़ेगी, इसको हम हटा दे रहे हैं, जो एंट्री आपको करनी पड़ेगी वो कैसे करेंगे ये देखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपको 1000 रुपए किसी से मिलना था और उस 1000 में उसने हमें 950 रुपए चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है, और 50 रुपए डिस्काउंट हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जो प्रभावित होने वाले खाते बन रहे हैं उसमें एक तो बन रहा है डेटर, क्योंकि पे करने वाला डेटर है। दूसरा खाता बन रहा है आपके पास चेक आ रहा है और उस चेक को आप कैश मान ले रहे हैं, हमारे पास चेक कैश के रूप में आ रहा है या चेक बैंक में जा रहा है तो बैंक हो रहा है, ठीक है। और तीसरा खाता आपका प्रभावित होता है डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। इसके लिए आप देखें डेटर, चूंकि चेक को डेटर देने वाला है, पर्सनल अकाउंट के थ्रू देने वाले को क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा कैश अकाउंट, इस चेक आ रही है उसको आप कैश मान ले रहे हो तो वो रियल अकाउंट को रियल अकाउंट के थ्रू आने वाले को डेबिट करते हैं, या फिर
चेक को आपने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया तो बैंक पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट भी बोलता है पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो चाहे कैश हो या बैंक हो दोनों ही सिचुएशन में ये डेबिट हो जाएगा। और तीसरा डिस्काउंट, डिस्काउंट आप उसको अलाउ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 50 रुपए की डिस्काउंट आपको देनी पड़ रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और आप दे रहे हो, आपको नुकसान हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो स्थिति बन रही है वो ये है कि छूट देने के बाद, छूट देकर चेक प्राप्त करना, छूट देकर चेक प्राप्त करना। तो चूंकि यहाँ पे आप छूट दे रहे हो और उस छूट देने के बाद आपको चेक मिल रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहे हो, वहां पे छूट मिल रही है आपको, तो यहाँ पे आप एंट्री जो करोगे जितना अमाउंट आपके पास आएगा उसे आप कैश मान रहे हो तो कैश अकाउंट, और अगर आप उसे बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। एक एंट्री हो जाएगी कि कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, मींस हमें डेटर से 950 रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपए डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं और 1000 रुपीज हमें यहाँ पे मिलने थे। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन में क्या हुआ कि मिला हुआ चेक डिसऑनर कर गया, मींस चेक बैंक के पास पहुंच गया और चेक डिसऑनर कर गया। तो ऐसी स्थिति में जब चेक डिसऑनर करेगा तो अब डेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट से भी डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि जब चेक हमें मिला था तो उस टाइम हमने उसको डिस्काउंट दे रखी थी 50 रुपया, इसलिए कि हमें पेमेंट जल्दी मिल जा रहा है। कैश डिस्काउंट का जो मोटो होता है वो यही होता है, पेमेंट जल्दी प्राप्त करने के लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो हमने कैश डिस्काउंट भी उसको दे दिया लेकिन हमें पैसा भी नहीं मिला। तो यहाँ पे जो हमारी शर्त थी कि जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए हमने डिस्काउंट दी है, उस शर्त का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। और शर्त का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने उस 50 रुपए के लिए भी क्लेम करना पड़ेगा, मींस हम उस 50 रुपए को भी वहां पे मांगेंगे। तो मींस अगर डिस्काउंट दिया गया था चेक प्राप्त करते समय, तो अब जब चेक डिसऑनर कर जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे छठवां पॉइंट है ये, इसको आप पांचवा नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ये 5th पॉइंट आपका चेक से रिलेटेड है और इसको हम 6th नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम उस चेक हमारा डिसऑनर कर गया, अनादरित हो गया, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, उसके लिए एंट्री हो जाएगी डेटर डेबिट। डेटर डेबिट होगी, चेक डेटर के पास वापस जा रहा है, किससे डेबिट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये चेक बैंक के पास था, बैंक के पास चेक जा रहा है, और टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट भी आपने दे रखी थी, आप उस डिस्काउंट को भी वसूल करना है। तो यहाँ पर डेटा 1000 हो जाएगा, टू बैंक 950 और टू डिस्काउंट 50, मींस 1000 रुपए की हो जाएगी। और इसका जो नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट एडजस्टेड आल्सो, रुपीस दोनों को मेंशन कर दीजिए कि कितना अमाउंट मिलना था और उसके बदले में कितना अमाउंट हमें डिस्काउंट थी और कितना हमने उसको फिर से डेबिट कर रखा है। तो इतनी बातें रही, ये आपको जनरल चैप्टर में चेक से रिलेटेड मोस्टली इतनी ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होंगी। तो इसमें हमने आपसे डिस्कस किया कि पहली तो जो बात होगी वो होगी कि हमें चेक मिलेगा, तो चेक मिलेगा तो हम उसे कैश भी मान सकते हैं और उसे अगर हम डायरेक्ट बैंक में जमा कर रहे हैं तो उसको बैंक में भी मान सकते हैं, उसकी क्या एंट्री होगी, ठीक है। फिर जो हमें चेक मिला है उसे हम बैंक में जमा करेंगे तो क्या एंट्री होगी। फिर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो चेक आया है हमने बैंक में जमा किया, वो चेक डिसऑनर कर रहा है। अगली सिचुएशन हो सकती है चेक हमें मिला था, हमने डिस्काउंट दिया था, अब डिस्काउंट और अब डिसऑनर होने के बाद हमें उस डिस्काउंट को भी एडजस्ट करना है। तो इतनी बातें रही हैं चेक से रिलेटेड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दूसरे पॉइंट पे आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ यहाँ पे देखिए दोनों बातें आपकी हो गई, चेक संबंधी लेन देन भी हो गया और चेक का अनादर हो गया। ये दो पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब हम आपसे अगले जिस पॉइंट पे चर्चा करने चल रहे हैं वो है जीवित स्टॉक। बोर्ड को क्लियर कर लें।
नेक्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीवित स्टॉक। जीवित स्टॉक इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक या जीवित रहतिया या जीवित स्टॉक, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये लाइव स्टॉक क्या होते हैं, इन्हें जानना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि व्यवसाय में कुछ हमें जीवित पशु भी रखने पड़ते हैं, जैसे माल ढोने के लिए घोड़ा, खच्चर, गधा। इस तरह से कुछ व्यवसाय पहले थे, आज भी हो सकते हैं जिनमें माल को ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ये जो पशु होते हैं वो किसी भी व्यवसाय के लाइव स्टॉक होते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो हम डेयरी फार्म जैसा वर्क कर रहे हों, तो वहां पे भी हमारे पास संपत्ति के रूप में पशु होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारा डेयरी व्यवसाय चल रहा होता है। मींस लाइव स्टॉक का भी बिजनेस में रोल है। लाइव स्टॉक मींस पशुओं का भी, जिनके द्वारा हम अपने कार्य को सुगम बनाते हैं या जो हमारी संपत्ति के रूप में होते हैं, उनका भी बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे बात होती है कि जब हम लाइव स्टॉक के साथ सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे जो पहली सिचुएशन हो सकती है वो सिचुएशन हो जाएगी लाइव स्टॉक को क्रय करना। लाइव स्टॉक को क्रय करना, ठीक है। पहली सिचुएशन, हमें जब भी लाइव स्टॉक में काम करना होगा, लाइव स्टॉक से अपने बिजनेस पे हेल्प लेनी होगी, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पहला काम होगा वो होगा लाइव स्टॉक को परचेज करना, क्रय करना। अब देखिए यहाँ पे क्रय शब्द आ रहा है, ठीक है। अब क्रय शब्द में अगर लाइव स्टॉक एज ए गुड्स है, मींस हम पशुओं के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, तो वहां तो परचेज अकाउंट हमारा इफेक्टिव होगा। अदरवाइज अगर हम उसे लाइव स्टॉक एज ए एसेट्स यूज कर रहे हैं, संपत्ति के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा परचेज अकाउंट इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि वहां पे हमारा जो अकाउंट इफेक्टिव होगा वो हो जाएगा क्या, लाइव स्टॉक। मींस एक खाता आपका हो जाएगा लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक खरीदने के बदले में या तो आप कैश पे करोगे या फिर आप उसे उधार करोगे। तो अगर आप कैश पे करते हो तो कैश अकाउंट इफेक्टिव होता है, और अगर आप उधार खरीद रहे हो लाइव स्टॉक को तो डेटर अकाउंट आपका इफेक्टिव होता है। और लाइव स्टॉक एक संपत्ति है, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स है, तो ये व्यवसाय में आ रही है, इसके कारण व्यवसाय में आने के कारण आने वाले को डेबिट करते हैं। दूसरा, अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश जा रही है, इसलिए क्रेडिट होगा, कैश भी रियल अकाउंट है। या हम उधार खरीद रहे हैं तो डेटर पर्सनल अकाउंट है, ये देने वाला हुआ, तो देने वाले को भी हम क्रेडिट करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में अगर हम लाइव स्टॉक को खरीद रहे हैं, नकद खरीद रहे हैं, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर हम उसे उधार खरीद रहे हैं लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग लाइव स्टॉक परचेज्ड फॉर रुपीज, जितने का आप लाइव स्टॉक खरीद रहे हैं उस अमाउंट पे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। लाइव स्टॉक आपने ले लिया, उस लाइव स्टॉक से आप वर्क ले रहे हो, चल रहा है लाइव स्टॉक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटित हो जाए और आपका लाइव स्टॉक डेड कर जाए, ठीक है, मींस आपका जो पशु है वो मर जाए, ठीक है। आपको मर जाएगा तो आपका जाहिर सी बात है नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो किसकी वजह से नुकसान होगा, लाइव स्टॉक के कारण नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो प्रभावित होने वाले दो खाते हो जाएंगे, वो पहला खाता हो जाएगा आपका लाइव स्टॉक पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और दूसरा लॉस हो रहा है, और लॉस बाई लाइव स्टॉक,
यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट की देख चुके हैं। तो चूंकि ये लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट के थ्रू सीधा सीधा लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा लाइव स्टॉक हमारा रियल अकाउंट है और डेड होने के कारण ये व्यवसाय से हमारे बाहर जा रहा है, व्यवसाय से निकल जा रहा है, तो व्यवसाय से जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ऐसी स्थिति में ना जीवित पशु के मृत्यु होने पर, जीवित पशु या लाइव स्टॉक के मर जाने पर, क्वेश्चन में आपको मिलता है कितने का घोड़ा खरीदा, ठीक है, घोड़ा खरीदा तो एंट्री हो जाएगी हॉर्स अकाउंट डेबिट या लाइव स्टॉक, हॉर्स नहीं लिखेंगे लेकिन लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हॉर्स भी लिख सकते हैं, हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अगर आपको वो सुविधाजनक हो तो। दूसरा उस घोड़े के मर जाने पर ना, तो ऐसी स्थिति होगी लॉस बाय लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। आपने देखा कैसे ये निर्माण हुआ इसका इस एंट्री का, तो एंट्री हो जाएगी आपकी लॉस बाय लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक अकाउंट being loss made by livestock rupees ... ठीक है, मीन्स हमने हमारा उस लाइव स्टॉक के कारण नुकसान हो गया, उसके मर जाने के कारण नुकसान हो गया, तो जितने का लाइव स्टॉक होगा उतना अमाउंट हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे कि इतने रुपए का हमारा लाइव स्टॉक से नुकसान हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि क्वेश्चन में दे देता है कि उस लाइव स्टॉक की अस्थि पंजर को बेचने से, मींस उसकी डेड बॉडी को बेचने से कुछ रुपए मिल जा रहे हैं, ठीक है, मींस कुछ रुपए हमें उसकी अस्थियों से या उसकी डेड बॉडी को बेचने से मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इसको लॉस में तो डाल ही दिया है, जितना अमाउंट आपको मिल जा रहा है वहां पे प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से होंगे, एक तो आपको हो जाएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, चेक मिल रहा है तो बैंक प्रभावित होगा मींस, और कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट, और दूसरा आपका लॉस बाय लाइव स्टॉक, लॉस बाय लाइव स्टॉक अकाउंट इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में चेक जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के थ्रू हो रहा है। दूसरा लॉस बाय लाइव स्टॉक है तो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे इससे हमें इनकम मिल रही है, हमें पैसे दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइव स्टॉक से, लाइव स्टॉक से कुछ वसूल होने पर, कुछ वसूल होने पर, ठीक है, क्योंकि पशुओं के मरने के बाद ही कभी कभी इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय लाइव स्टॉक अकाउंट, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड बाय लाइव स्टॉक रुपीज, जितना ये अमाउंट उस लाइव स्टॉक से, या लॉस बाय लाइव स्टॉक, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय लॉस बाय लाइव स्टॉक मींस उस पशु के अस्थि पंजर को बेचने से हमें यदि कुछ अमाउंट मिलता है तो उसके लिए हम इस तरह की एंट्री करेंगे। कभी कभी इसका लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस भी कराया जाता है, तो जैसा हमने आपको गुड्स के बारे में बोला था कि इंश्योरेंस कराएंगे तो उसके लिए आप करेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ना, या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय लाइव स्टॉक, और जो धनराशि मिलेगी उसके लिए हम एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरह से अगर इस पे इंश्योरेंस कराया गया है तो वो जो लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट की सिचुएशन थी वो सिचुएशन डायरेक्ट हम जाके एडॉप्ट हो जाएगी, उस सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी एंट्री को चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक लाइव स्टॉक जैसी चीज आपके लिए नहीं मिली थी, लाइव स्टॉक को परचेज करने पर हम क्या एंट्री करते हैं, लाइव स्टॉक के डेड हो जाने पर हम क्या एंट्री करते हैं, और लाइव स्टॉक की बॉडी से कुछ अमाउंट रिकवर हो जाने से हम क्या एंट्री करते हैं। ये मेनली 3 तरह की एंट्रीज इसमें आपको देखने को मिलती हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो पोर्शन है, जो एंट्रीज हैं, वो भी आपको समझ में आ चुकी होंगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति के क्रय पर व्यय। संपत्ति के क्रय पर व्यय, तो वहां पे क्या जनरल एंट्री हमें करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपका इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है जिसपे हमें डिस्कस करना है आपसे। जो भी एंट्रीज आप करेंगे उसे जर्नल का ये फॉर्मेट बनाकर ही करेंगे, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आप अपनी हैबिट को डेवलप करेंगे कि आप इस फॉर्मेट के अंदर ही वर्क करें, अच्छे से रफ जैसा वर्क ना करें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हमें आपसे डिस्कस करना है वो है संपत्ति के, ये हो चुका, संपत्ति के क्रय पर व्यय, ठीक है। यहाँ पर सोचने की बात ये है कि सपोज दैट हमने आगरा से एक मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपया है, और इसके लाने पे हमने क्या किया, फ्राइट दिया, भाड़ा दिया, और उस भाड़े की कीमत है 5,000 रुपया। फिर इस मशीन को ले आके हम इसको इंस्टॉल करा दिए, ठीक है ना, स्थापना भी किया, तो इंस्टॉलेशन पे हमने वेजेस दिया, इंस्टॉलेशन वेजेस दिया, वहां पे हमने 2000 रुपीज एक्सपेंस किए। सपोज दैट ये सिचुएशन है, मींस हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, संपत्ति में मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एसेट्स को खरीद रहे हैं, खरीद के फिर उसे हम अपने गंतव्य स्थान पर ले आ रहे हैं, तो उस लाने में हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहे हैं, फिर हम उसे ले आकर अपने यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, अपने यहाँ उसे लगा रहे हैं, चलने के योग्य बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम, ये तो न्यू मशीन हो सकता है खरीद रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पुरानी मशीन खरीदते हैं और उस मशीन को ले आकर अपना रिपेयर कराते हैं, रिपेयर कराने के बाद वो चलने योग्य होती है। तो दोनों ही स्थितियों में हम नई खरीद के ला रहे हो, उस पर हमारा खर्च हो रहा हो, या हम पुरानी मशीन खरीद के ले आ रहे हैं, उसको रिपेयर करा के चलने योग्य बना रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में उस मशीन के चलने योग्य तक तैयार होने में, मींस उस मशीन के ऑपरेट होने के लेवल तक जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे उस मशीन की वैल्यू में ऑलरेडी जुड़ जाते हैं। उसके लिए हमें अलग से कोई खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी होती है, इसकी सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं, लोग कर जाते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप एक एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख, दूसरी एंट्री करते हैं आप फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, तीसरी एंट्री आप कर देते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। मींस आप 3 एंट्रीज को यहां पे मेंशन करते हैं। लेकिन ये सिद्धांत है कि जब भी कोई संपत्ति, कोई मशीनरी, कोई अस्थायी संपत्ति खरीद के आती है तो उसके चलने योग्य बनने तक, ठीक है, उसे अर्निंग करने योग्य लाने तक उस पे जितने भी खर्च होते हैं वो सारे उसकी वैल्यू में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समस्त व्यय सहित, समस्त व्यय सहित संपत्ति क्रय करने पर, मीन संपत्तियां हम क्रय कर रहे हैं और उस पर जितने भी व्यय हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास एकमात्र खाता बनेगा, एकमात्र खाता प्रभावित होगा, वो हो जाएगा एसेट्स अकाउंट, ठीक है। जैसे मशीनरी है मशीनरी, फर्नीचर है तो फर्नीचर एसेट्स अकाउंट, और उसके बदले अगर हमने कैश पे किया है तो कैश अकाउंट, हमने चेक से पे किया है तो पैसे हमारे खाते से जाएंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जब भी हम पेमेंट करते हैं और चेक से पेमेंट करते हैं तो ये कंफर्म है वहां पर जो प्रभावित होने वाला खाता होगा वो बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि पैसे हमारे बैंक से जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मशीनरी आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट होने के नाते मशीनरी आ रही है और उस पर जो भी खर्च हो रहे हैं उसको भी मशीनरी में जोड़ देते हैं, क्यों, मशीनरी की वैल्यू ही
है, ठीक है ना। एक्सपेंस को अलग से कंसीडर नहीं करते, बल्कि एक्सपेंस को हम मशीनरी की वैल्यू में ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मशीनरी आ रही है, रियल अकाउंट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। दूसरा, हम कैश पे कर रहे हैं तो रियल अकाउंट के थ्रू हमारे पास पैसे जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट होगा। या बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम मशीनरी खरीद के ला रहे हैं, उस पे हमारा खर्च हो रहा है, तो वहां पे हमारी जो एंट्री बनेगी वो हो जाएगी एसेट्स अकाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे एसेट्स अकाउंट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एसेट्स में फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, व्हीकल, एवरीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें आ जाएंगी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट, और अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। और वैल्यू जो मेंशन की जाएगी, आप देखिए 1 लाख, 5,000, 2,000 सब जोड़ देंगे तो जाएगा आपका 1,07,000 से इस एंट्री को करेंगे हम, क्योंकि इन तीनों को ऐड कर देंगे ना। अगर हमें ये चीज पता नहीं होती तो हम 3 एंट्री करते, तीनों अलग अलग करते, एक मशीनरी की एंट्री करते, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर फ्राइट की एंट्री करते, फिर वेजेस की एंट्री करते। तो एक तो ये हो जाएगा ना, इसलिए हम एंट्री करेंगे बीइंग एसेट्स परचेज्ड ना, वैल्यू रुपीस 1,07,000 मेंशन कर देंगे कि 1,07,000 रुपए की मशीनरी हमने खरीदी, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाने की आवश्यकता नहीं कि हमने इसमें भाड़ा दिया, इतना इस पे इंस्टॉलेशन में खर्चा किया। ये आप नरेशन में लिख सकते हैं कि हमने इस पे फ्राइट इतना दिया, इस पे हमने वेजेस इतना पे किया, इंस्टॉलेशन में लिख सकते हैं। लेकिन जो एंड आपका मेन अमाउंट होगा एंट्री में, वो 1,07,000 ही शो करेगा। अब इसके बाद फिर अगली इस पे बात होती है कि इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग जाता है, मींस मशीनरी चलते चलते इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसके बारे में भी मैंने आपसे एंट्री में बात कर रखी है विशेष एंट्रीज में कि डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन लॉस होता है, ठीक है। तो सपोज दैट इसमें अगर 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है, 1,07,000 का अगर हम 10% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं ना, इसकी वैल्यू कम हो गई 1 साल चलने के बाद, तो वहां पे हम एंट्री कर लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है ना। इस पे हमारा क्या हुआ, एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लग गया, और नरेशन इसको लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स ना एट द रेट ऑफ 10%, जो भी होगा उसके हिसाब से हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। कभी कभी ये एसेट्स हमारी आग से जलकर नष्ट हो सकती है, तो यहाँ पर भी हमारा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो सकता है। या हम किसी कारण से एसेट्स को बेच भी सकते हैं, इस संपत्ति को अगर बेच देंगे तो वहां भी प्रभावित होने वाले 2 खाते होंगे, या तो हमें पैसा कैश से मिलेगा या तो हमें चेक से मिल जाएगा। तो एक खाता ये प्रभावित होगा, दूसरा मशीनरी प्रभावित होगी, और ये एंट्री बिल्कुल उलट जाएगी। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, लगा देंगे आप ह्रास चार्ज करने पर, ह्रास लगाने पर ये एंट्री हो जाएगी। और संपत्ति के बेचने पर, संपत्ति के बेचने पर, इस संपत्ति का आप बेच दे रहे हो तो वहां पे भी जो संपत्ति खरीदने की एंट्री है वही एंट्री बिल्कुल उलट जाएगी। तो वहां पे एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स होगी आपकी, यहाँ पे फर्नीचर, मशीनरी ना, नरेशन इसका लिख देंगे बीइंग एसेट्स सोल्ड फॉर रुपीस, जितने में आप उस एसेट्स को सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपसे टोटल 4 पॉइंट पे डिस्कस किया, चेक संबंधी लेन देन, चेक का अनादरण, जीवित स्टॉक और संपत्ति के क्रय संबंधी व्यय, जो कि संपत्तियों में ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कुछ समस्या हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।